हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि आपका एचपी सेट के लिए भी है एंड आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी, सीबीएसई पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड एचपी सेट इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर आपको पता है हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कंज्यूमर बिहेवियर का, ठीक है, जिसमें आपका डिमांड का कंसेप्ट भी आता है, यूटिलिटी इंडिफरेंस का भी, ये सारा एंड सप्लाई वगैरह। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का जो टॉपिक है, सप्लाई वगैरह आपका ये प्रोड्यूसर में आ जाएगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक का हम आज जो है वो करेंगे। उसके अंडर हम करने वाले हैं यूटिलिटी हो गया, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर सरप्लस, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करें, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो कंज्यूमर का जो व्यवहार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर जो है वो डेली लाइफ में, मतलब हर कोई पर्सन जो है वो कंज्यूमर रहता है, ठीक है। तो ये जो स्टडी है कंज्यूमर बिहेवियर की, ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि हम लोग भी एवरी डे कुछ ना कुछ जो है वो परचेज़ करते हैं, हम कंज्यूमर रहते हैं। तो अपनी डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ जो है वो परचेज़ करते रहते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका कंज्यूमर बिहेवियर का, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे एंड डिमांड सप्लाई की जो है यहाँ पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। जो है वो मार्केट में किस तरह से बिहेव करेगा, हम जो अगर कंज्यूमर है तो हम कैसे बिहेव करेंगे। हमारे पास जो इनकम होती है वो क्या होती है, लिमिटेड इनकम होती है। तो हम अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से एलोकेट करते हैं, इस तरह से जो है वो स्पेंड करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो स्टडी करता है कि एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप जो है वो अपनी इनकम को किस तरह से एलोकेट करता है ऑन द डिफरेंट कमोडिटीज़, जिससे कि उसको जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिले। तो सेटिस्फेक्शन का कंसेप्ट जो है वो आपने याद रखना है। अब इसके अंडर क्या आता है आपका, इट इंक्लूड्स आपका सिलेक्शन हो गया कमोडिटी की, परचेजिंग हो गया, यूजिंग, डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन सब का यूज़ जो है वो किसके लिए होगा, टू सेटिस्फाई नीड्स या वांट्स, हम अपनी नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो उसके मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण जो है वो प्रभावित होता है। अब मनोवैज्ञानिक कारक कौन से आते हैं, उसकी लाइक थिंकिंग हो गया, क्या वो सोचता है, कौन सी कमोडिटी को वो लेना चाहता है, एंड उसका एटीट्यूड क्या है उसके संदर्भ में, कि उसका दृष्टिकोण क्या है, किस तरह से वो चीज़ों को लेता है। और ये जो आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है इंटरनल फैक्टर्स के थ्रू भी, कंज्यूमर का व्यवहार जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर में आपके आ जाएंगे लाइक आपका लाइफस्टाइल हो गया, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, एंड आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आएंगी। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं। इंटरनल में आपका लाइफस्टाइल कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप वैसी कमोडिटीज़ की डिमांड करेंगे। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइक आपका कल्चर कैसा है, फैमिली का बैकग्राउंड या फैमिली, मतलब क्या कमोडिटी इस तरह से, तो कंज्यूमर उस हिसाब से बिहेवियर करता है। एंड रेस ऑल्सो अफेक्ट, तो ये परिवार, जाति वगैरह, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है यूटिलिटी का। सो व्हाट इज़ यूटिलिटी, यूटिलिटी कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ सेटिस्फैक्शन है ये, जो कि कंज्यूमर जो है वो कमोडिटी को कंज्यूम करके प्राप्त करता है, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो क्या है, एक क्वालिटी है एक गुड की, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, एक पावर है, ठीक है। सो वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की क्या है, एक पावर है, एक मतलब एक जो है वो आपका शक्ति है जो कि हमारी संतुष्टि को मतलब इच्छा को संतुष्ट करती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वांट सेटिस्फाइंग पावर। नेक्स्ट है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूटिलिटीज़ दैट क्वालिटी ऑफ गुड विच सेटिस्फाई आर वांट्स, कि एक वस्तु की एक ऐसा गुण है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करता है, ठीक है। अब ये जो यूटिलिटी है, यूनिट, ये इसको हम मेज़र करते हैं यूटिल्स में, ठीक है। द यूनिट ऑफ यूटिलिटी जो है उसको हम बोलते हैं यूटिल्स। तो याद रखना है, यूटिलिटी जो है इज़ एथिकली न्यूट्रल है, ये मतलब कि उपयोगिता जो है नैतिक रूप से तटस्थ होती है।
अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया किसने है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यूटिलिटी जो है वो किसी कमोडिटी का एक ऐसा गुण है जो कि गुड इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे फॉर इट। इन्होंने जनरली थोड़ा डिफरेंट वे में बताया है। क्या बोला है इन्होंने कि मार्शल बोलते हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता वह राशि है जो उपभोक्ता उसके लिए भुगतान करने को तैयार है। मतलब कि किसी वस्तु की उपयोगिता यूटिलिटी जो है वो बोलते एक ऐसी वह राशि है, वह अमाउंट है जो कि उपभोक्ता के लिए भुगतान करने को, जो कि एक कंज्यूमर जो है वो उसका भुगतान करने को रेडी है। नेक्स्ट आती है अप्रोचेस। सिंपल सी आप बात याद रखिए कि एक वस्तु की एक क्वालिटी है या पावर है या आपकी मतलब उसकी क्वालिटी है जो कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, गुण है जो कि हमारी वांट्स को, इच्छा को जो है वो संतुष्ट करता है। अप्रोचेज ऑफ यूटिलिटी आती है, दो तरह के अप्रोचेस है, एक आपका कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। कार्डिनल अप्रोच जो है वो भी आपका किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। और ये कार्डिनल अप्रोच जो है यूटिलिटी की, ये मेज़र करता है न्यूमेरिकली यूटिलिटी को, मतलब कि 1 2 3 4 इस तरह से हम यूटिलिटी को जो है वो मेज़र कर सकते हैं इन द कार्डिनल नंबर्स। सो कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो ये भी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है कम्युनिटी की, जो कि मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 इस तरह से। यूटिलिटी जो है इसके अंडर हम बोलें तो यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है मनी या मॉनेटरी यूनिट्स में, ठीक है, यूनिट्स में मेज़र किया जा सकता है 1 2 3 4 इस तरह से। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच है ये बोलता है कि यूटिलिटी को हम जो है वो कार्डिनल नंबर में मेज़र नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं कि विच कमोडिटी इज़ हाईली क्वालिटेटिव एंड विच इज़ लेस। तो मतलब कौन सी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा क्वालिटेटिव है, कि वो ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कम है। तो उसको हम रैंक मतलब 1 to 1 रैंक में रख दिया, सेकंड में, थर्ड में। तो इस तरह से हम रैंकिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि इतनी यूटिलिटी हमें उससे मिल रही है। तो हम दो कमोडिटी को एप्पल ऑरेंज अगर कंज्यूम करें तो हम बोल लेंगे कि एप्पल से हमें जो है वो ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो इस तरह से। या फिर दो तीन इस तरह से खा रहे हैं तो पहला वाला खाया तो उससे ज़्यादा, सेकेंड वाले से थोड़ा कम। एग्जैक्टली हम नंबर्स में मेज़र नहीं करेंगे, देन उसको रैंक में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट बताता है। कंज्यूमर जो है वो एक्सप्रेस करता है प्रेफरेंस बिटवीन 2 or more कमोडिटीज़, मतलब कि एक उपभोक्ता जो है वो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच को मैं अपनी पसंद को बता सकता है कि ये मुझे इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, इससे कम, कौन सी ज़्यादा जो है वो अच्छी लगी उसको, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर रैंक्स कमोडिटी बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर का रैंक बेस्ड है वो सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को संतुष्टि के आधार पर क्रमबद्ध करता है, मतलब कि उसकी सेटिस्फैक्शन किस कमोडिटी से उसको कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, ज़्यादा मिली है उसको फर्स्ट रैंक, उससे थोड़ा कम सेकंड रैंक, उससे कम थर्ड रैंक, इस तरह से रैंकिंग में। सो दिस अप्रोच वॉज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट। अब ये जो ऑर्डिनल की अप्रोच है वो आपकी दी है हिक्स एलन एंड पेरेटो। तो मेनली हिक्स का नाम जो है वो यहाँ पर आपने याद रखना है, हिक्स, पेरेटो, एलन एट्सेट्रा। तो कार्डिनल जो है वो आपका अल्फ्रेड मार्शल एंड हिक्स जो है वो आपका ऑर्डिनल। आगे यूटिलिटी के टाइप भी कर लेते हैं। मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम दो तरह से मेज़र करते हैं, देखिए, एक आता है टोटल यूटिलिटी, एक आता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो है वो एक टोटल सेटिस्फेक्शन है जो कि आपके टोटल कंजम्पशन से जो है वो मिलती है, ठीक है। मतलब कि अगर 5 कमोडिटी 5 यूनिट्स कंज्यूम की तो उससे जो है वो सपोज 50 यूटिलिटी मिल रही है, हर डिफरेंट से सम करके। तो इट इज़ अ सम ऑफ मार्जिनल, ये आपका कुछ नहीं है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। टोटल यूटिलिटी जो एन है वो आपका आता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्मा एम यू जो है वो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस तरह से कि पहली यूनिट से हमें जो है वो 6 यूटिलिटी मिल रही है, फिर आपकी 4, फिर 2, फिर 0, ठीक है। और नेक्स्ट एक और कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनलिटी कम होती जाती है, ठीक है। टोटल क्या बनेगी, 6 4 10, ठीक है, और 12 12 और ये 10, इस तरह से आपकी टोटल बनेगी। और ये मार्जिनल जो है वो आपकी इस तरह से। तो ये मार्जिनल जो है एडिशनल,
ठीक है, सिग्मा कर दिया मार्जिनल का तो वो आपकी टोटल बन गई, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल की बात करें, इफ़ अ कंज्यूमर गेट्स 30, 20, 15 यूनिट यूटिल्स फ्रॉम दीज यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, इन सबको प्लस करके जो बनेगी वो आपकी टोटल। नेक्स्ट है मार्जिनल। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि एक एडिशनल कंजम्पशन करने से एक चपाती खाई 10 यूटिलिटी मिली, सेकंड एक और खाई तो 8 मिली, तो इन दोनों का जो सेकंड और खाई तो आपको ये आपका टोटल में आ जाएगा। यहाँ पर सपोज एक और खाई तो ये इंक्रीज 18, तो यहाँ पर मार्जिनल जो है वो डिफरेंस कितने का आया, तो वो जो है वो आपका, वेट, यहाँ पर आपका पहले वाले से 6, 4, 2, सपोज इस तरह से 6, 10, ठीक है, तो ये जो आपका डिफरेंस रहेगा, पहले वाला का तो 6 आ गया, दूसरे का डिफरेंस कितना है, ये 4 का है, 4, देन उसके बाद तीसरा, तो ये मार्जिनल, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। तो इसको कैसे हम बताएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका TUN-1, ठीक है, इस तरह से। या फिर अनदर फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका डेल्टा, यहाँ पर जो है वो आपका ऐसे आ जाएगा, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू आएगा, ठीक है। डेल्टा टोटल में मतलब कि आपका टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज है, एंड यूनिट में कंजम्पशन की यूनिट में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ 6 का चेंज हुआ था, मतलब 1, 1, 1 आएगा यहाँ, 6/1, 4/1, इस तरह से। तो आपका ये जनरली मार्जिनल यूटिलिटी इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये वाला यहाँ आएगा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा TU/डेल्टा क्यू। नेक्स्ट है हियर मार्जिनल यूटिलिटीज़, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है और ये तो आपको यहाँ पता चल ही रहा है। यहाँ देख लीजिए, फॉर एग्जांपल इफ़ यूटिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 50, 30 से 50 इंक्रीज हुई है तो कितने का इंक्रीज हुआ, 20 जो है वो आपका मार्जिनल में है, ठीक है। यहाँ पर हम सपोज लेते हैं 6 ले लिया, 4, 2, 0 माइनस, ठीक है, ये 10 और 12 और 10, ठीक है। तो ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है, ये आपका मार्जिनल आ रहा है, ठीक है। और अगर सिग्मा MU करेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा, टोटल यूटिलिटी। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है। तो जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट में क्या होती है, इंक्रीज होती है, देन वो मैक्सिमम पहुंचती है, देन उसके बाद जो है वो डिक्लाइन होती है। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है, फिर वो मिनिमम पॉइंट 0 पर होती है, फिर नेगेटिव होती है, ये याद रखना है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी, आगे डायग्राम से देखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका पॉजिटिव होती है, बट क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है, कब, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है एंड डिमिनिशिंग रेट से। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी फॉल करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, एक चीज़ ये भी बताइए कि एवरेज यूटिलिटी कुछ नहीं है, ये पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि एवरेज यूटिलिटी जो है वो आपकी TU/Q करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए रिलेशनशिप जो है आपका ऐसे भी बता सकते हैं हम, डिफरेंट डायग्राम में भी बता सकते हैं। ये आपका टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल, ठीक है, यहाँ जैसे आएगा ये। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब कि इस पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। इससे आगे जाएंगे तो यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो पहले क्या है कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, मार्जिनल जो है वो क्या होती है, डिक्रीज। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल जीरो होती है, ये चीज़ें याद रखनी है, पूछी जाती है। टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो तब क्या होती है, नेगेटिव होती है। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर MU क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये इसका रिलेशनशिप। लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस हैज़ टू मेन लॉज। यूटिलिटी एनालिसिस के दो लॉज हैं, कौन कौन से हैं, एक है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वन इज, एंड लॉ ऑफ, दूसरा है लॉ ऑफ
इक्को मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये दो लॉ। तो ये दो जो है वो हम आगे स्टडी करेंगे इनको। चलिए इसको देख लेते हैं साथ में ही। चलिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, इस तरह से, ठीक है। सो इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी बोला गया है इसको। और ये क्या बताता है कि जैसे जैसे हम अधिक कमोडिटी का यूज़ करते, यूनिट्स का कंजम्पशन करते जाते हैं किसी कमोडिटी की, मार्जिन यूटिलिटी टेंड टू डिक्लाइन फ्रॉम द नेक्स्ट सक्सेसिव यूनिट, अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। जैसे चपाती की बात करें, 5 रोटी खाएंगे तो पहले वाली से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, सेकंड से कम, थर्ड से कम। तो 5 पर हो सकता है कि हमारी भूख जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो हमें फिर ज़ीरो यूटिलिटी मिलेगी। और ज़्यादा खाते जाएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो फर्स्टली क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिमिनिश होती है एंड मैक्सिमम भी होती है। तो ये टोटल होता है। लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल इन नेचर, जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का लॉ है उसको क्या बोला गया है, साइकोलॉजिकल नेचर में ये साइकोलॉजिकल है, और इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी लॉ को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो लॉ है ये सबसे पहले दिया था गॉसेन ने 1854 में। तो इट इज़ गिवन बाय गॉसेन इन 1854। जेवेंस कॉल्ड इट गॉसिन फर्स्ट लॉ। ये किसने बोला है, जेवेंस ने इसको बोला है कि ये गॉसिन का क्या है, इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन। एंड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है कि एडिशनल बेनिफिट डिक्रीज विद इंक्रीज इन स्टॉक। मार्शल ने कहा है कि वस्तु की मात्रा बढ़ने पर अतिरिक्त लाभ घटता है। तो मार्शल ने इसको इस तरह से बताया है। आगे कुछ अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो इसमें क्या होता है कि यूटिलिटी जो है वो पहले तो बोला है कि यूटिल में हम इसको मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है। कंज्यूमर रैशनल है, रैशनल का मतलब ये है कि वो अपने पैसे को इस तरह से खर्च करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। यूनिट्स जो है वो कंज्यूम्ड आर स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल। यूनिट्स जो वो कंज्यूम कर रहा है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मतलब कि उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं होना चाहिए। अगर हम टी पी रहे हैं तो चाय की ही बात करनी है, कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी की, चपाती खा रहे हैं तो चपाती की बात करनी है, ठीक है। अनदर उसका सब्सिट्यूट की बात नहीं करेंगे। और यूनिट जो है वो आपकी कंज्यूम स्टैंडर्ड यूनिट होगी कि चाय की बात करें तो ऐसे नहीं कि हम मतलब कि स्पून से पी रहे हैं, या जनरली हम कप ऑफ टी की बात करेंगे, ठीक है। ये पानी की बात करें तो हम कप ऑफ या ग्लास ऑफ वाटर की बात करेंगे। चपाती की बात करें तो एक बाइट की बात नहीं करेंगे कि एक चपाती खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, इस तरह से बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना आपको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। इट इज़ नथिंग वर्थ ऑफ रुपी है ये, जो कि कांस्टेंट लेके हम चलते हैं। कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस रहता है। ऐसा नहीं है कि एक चपाती अभी खाई, एक घंटे बाद खाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर 5 चपाती अभी भूख लगी है तो हम कंटिन्यूसली उसको कंजम्पशन उसका करेंगे। प्राइस जो है वो रिमेन कांस्टेंट लेके चलते हैं एंड इनकम डज नॉट चेंज, इनकम में चेंज नहीं आ रहा है। सो रीज़न फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रीज़न क्या है कि अगर वो यूटिलिटी हमारी इस तरह से जा रही है, डिमिनिशिंग होती, तो पहला रीज़न ये है कि गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट्स। यहाँ पर गुड्स जो है वो सब्सिट्यूट नहीं है, अगर सब्सिट्यूट होंगी तो फिर वो इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए एक ही कम्युनिटी का यूज़ हो रहा है और इसीलिए यूटिलिटी फिर अगले अगले यूनिट से डिक्लाइन हो रही है। सेटिस्फेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक नीड इज़ पॉसिबल। किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि संभव होती है, कि मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूनिट्स को, तो हम उसके सेटिस्फेक्शन लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी वो सेटिस्फेक्शन हमारी होती जा रही है, देन यूटिलिटी कम होती जा रही है। एज कंजम्पशन इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी नीड्स डिक्रीज। कंजम्पशन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, उससे हमारी जो आवश्यकता की तीव्रता जो है वो, मतलब कि एक तरह से यूटिलिटी या हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है, हम सेटिस्फाइड होते जाते हैं। एट अ पॉइंट मार्जिनलिटी बिकम्स ज़ीरो। तो मार्जिनलिटी जो है वो फिर क्या होती है, एक पॉइंट पर यहाँ पर ज़ीरो आ जाती है, फिर नेगेटिव। इंपॉर्टेंस क्या है कि इट एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करता है। एक तो ये डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है, फिर डिमांड कर्व इस तरह से होता है, तो ये भी इसका इम्पॉर्टेंस है। इट इज़ बेस्ड कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर भी आधारित है। इट इज़ बेस ऑफ मॉडर्न टैक्स सिस्टम का भी बेस है, थोड़ी सी ये चीज़ें याद रखना है। इट इज़ बेसिस ऑफ इको मार्जिनलिटी का भी बेस है, एंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एंड यूज़ का भी बात करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट हेल्प्स एक्सप्लेन डायमंड वाटर पैराडॉक्स को।
भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। आगे देखते हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। तो लॉ डज नॉट अप्लाई टू मनी, कि आपका देखो देखो जो यूटिलिटी है वो हमारी कम होती जा रही है, तो ये जो लॉ है वो आपका मनी या फिर जो प्रेसियस मेटल होते हैं उनके ऊपर, ये धन या कीमती वस्तुओं पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि हमें धन जितना हमारे पास आएगा उसकी हमारे लिए इच्छा बढ़ती जाती है कि और ज़्यादा आए और ज़्यादा आए, ठीक है। इट डज़ नॉट अप्लाई फैशन गुड्स, फैशन वाली गुड्स के ऊपर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, उसके ऊपर भी ये डिमिनिशिंग वाला लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। जो टॉक्सिक गुड्स होती हैं, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं उनको फिर इसकी ज़रूरत होती है तो वो और ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, तो वो डिक्लाइन नहीं होती है। इट डज़ नॉट अप्लाई व्हेन यूनिट्स आर वेरी स्मॉल, तो जब यूनिट्स बहुत छोटी हैं तब भी ये, तब तो थोड़ा 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 खाते जाएंगे तो मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल पर पहुंचना मुश्किल है, तो उसमें भी ये एप्लीकेबल नहीं है। इट डज़ नॉट अप्लाई टू रीडिंग या म्यूज़िक, तो म्यूज़िक भी जितना हम सुनते हैं सेटिस्फेक्शन की तरफ हम नहीं जाते हैं, और ज़्यादा हमारा इच्छा होती है कि सुने, और रीडिंग बुक्स के लिए भी। इट डज़ नॉट अप्लाई टू नॉलेज, नॉलेज के लिए, नॉलेज हम सेटिस्फाइड नहीं होते, जितना भी अर्जित करेंगे उतना कम होता है। एंड इट डज़ नॉट अप्लाई टू रियर गुड्स, जो रियर गुड्स होती हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स। हीरा पानी विरोधाभास क्या है। देखो डायमंड वाटर पैराडॉक्स की बात ये है कि जनरली हम देखते हैं कि डायमंड जो है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बट उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, ठीक है। बट जो वाटर है वो हमारे लिए नेसेसरी है, बट वो वाटर हमें फ्री में ही मिल जा रहा है, ठीक है, तो वो उसका कोई प्राइस नहीं दे रहे हम। तो स्मिथ ने ऑब्जर्व किया कि वाटर जो है वो एक एसेंशियल गुड है, बट वो चीप है। बट डायमंड जो है इट इज़ अननेसेसरी बट एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसके लिए मेनली तो वाटर हमारे सर्वाइव के लिए ज़रूरी है, पैसे तो हमें उसके देने चाहिए, और डायमंड जो ज़रूरी नहीं है उसके हम पैसे दे रहे हैं। तो जनरली बात ये है कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने सॉल्व किया कि इसको मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू जो है वो सॉल्व किया। उन्होंने बताया कि वाटर जो है वो अवेंडेंट है, स्केर्सिटी नहीं है, ज़्यादा है, सो इट्स मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर फिर कम है, ठीक है। वाटर जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सो मार्जिनल यूटिलिटी इसकी कम है। बट डायमंड जो है वो स्केर्स है, सो देयर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हाई है। तो ये इन्होंने जो है वो इसका आंसर जो है वो दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ इको मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। अब ये क्या बताता है, लॉ ऑफ इको मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि एक कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को इस तरह से एलोकेट करेगा टू कमोडिटीज़ के ऊपर, ताकि उसको लास्ट रुपीज़ से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो बराबर हो। सो कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी को मैक्सिमाइज या सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, किस तरह से, बाय एलोकेटिंग हिज इनकम ऑन द टू गुड्स, एंड द फ्रॉम द लास्ट रुपी ही इज़ गेटिंग द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, दोनों से मिलने वाली जो उपयोगिता है, सेटिस्फेक्शन जो है वो बराबर हो। सो यहाँ पर इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स जो है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू एम यू मार्जिनलिटी ऑफ एम। तो ये याद रखना है इसका जनरल सा फॉर्मूला। व्हेन मार्जिनलिटी एक्स एंड मार्जिनलिटी ऑफ वाई आर मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं, ये तो जनरली यहाँ लिखा हुआ, और एम जो है वो मार्जिनलिटी ऑफ मनी है। कुछ इसकी अजम्पशंस भी आती हैं, ठीक है, मतलब कि देखो एग्जांपल के जैसे यहाँ 10, 20, 30 और 5, 6, 10, तो लास्ट रुपीज़ को अगर पहला यहाँ खर्च करता है, दूसरा भी तीसरा भी लास्ट रुपी को वो इस तरह से खर्च करेगा ताकि यहाँ पर, ताकि उसको मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। यहाँ हम 18 कुछ इस तरह से दे देते हैं, और अगर पहला यहाँ कर रहा है, यहाँ इसको हटा दो, तो वो लास्ट वाला जो है तो वो आपका फिर यहाँ 20 ले लेते, तो लास्ट वाला यहाँ 20 कर रहा है तो फिर यहाँ लास्ट वाला 20 पर खर्च करेगा, मतलब कि लास्ट रुपी से 10, 20, ठीक है, 15, 20 पहला अगर, एंड इसको ऐसे करते हैं 10, 20, 30 एंड 8, 9 सपोज 10, ठीक है, या फिर हम यहाँ 20 भी ले लेते हैं और यहाँ पर 40 ले लिए। तो अगर पहला यहाँ रुपीज़ स्पेंड कर रहा है, दूसरा यहाँ कर रहा है, तीसरा इस तरह से जो है वो करेगा, या हाईएस्ट से उठाएंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती
डिमिनिश होगी ना, तो डिमिनिशिंग की तरफ जाएंगे वैसे हम। तो लास्ट रुपये को इस तरह से स्पेंड करेगा ताकि दोनों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। क्योंकि आपकी देखो 10 है, 8 है, मार्जिनल कम होती है ना 6, फिर यहाँ पर 9, 7, 6 इस तरह से। तो लास्ट वाला रुपी इस तरह से खर्च करेगा ताकि दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मार्जिनलिटी ऑफ मनी इज मार्जिनल, ये तो हो गया। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी, इसके अजम्पशंस क्या है। फर्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड फिक्स्ड है। इनकम जो है वो कंज्यूमर की, वो याद रखना है, गिवन है एंड फिक्स्ड है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी डू नॉट चेंज, प्राइस जो है वो कमोडिटी का चेंज नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, यहाँ पर क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। दो कमोडिटी लेते हैं हम, ऑरेंज एंड एप्पल, ठीक है, दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी इस तरह से। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो है वो ऑपरेट यहाँ पर भी होता है कि दोनों जो मार्जिनलिटी है वो क्या होती है, डिमिनिश होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इको मार्जिनलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बेस्ड है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के ऊपर, एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ सेविंग एंड कंजम्पशन, एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, ये याद रखेंगे, एंड यूजफुल इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड पब्लिक फाइनेंस। तो जर्नल साहब का ये है कि लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी मतलब कि आपका दो कमोडिटी के ऊपर अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करेगा ताकि लास्ट रुपये से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो, बराबर हो। और मेन जो है वो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये आपका जो था वो फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इंडिफरेंस कर्व करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो कंटिन्यूटी में हम ये आपका कंटिन्यू रखेंगे। यही आपको जो है वो एचपी सेट के लिए, सेट का एग्ज़ाम आने वाला आपका, और पीजीटी जो आपका सीबीएसई की निकली है इको के लिए, और नेट के लिए भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सो बहुत जल्दी हम फर्स्ट पेपर की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।